हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ एनएमआई स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हम पहले आपको मैंने स्प्लिटिंग N+L रूल और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कैसे आप पीक्स निकालेंगे उसके बारे में बता चुकी हूँ। आज हमारा लास्ट टॉपिक है एनएमआई स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरल एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआई स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआई स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या यूजेस हैं आज हम ये पढ़ेंगे। NMR spectroscopy is used in biology to study the biofluids, cells, perfused organs, and biomacromolecules such as nucleic acid, DNA, RNA, carbohydrates, proteins, peptides, and also labeling studies in the biochemistries। ये जितने भी आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है, सेल्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सब की स्टडीज़ के लिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी is used in physics and physical chemistry to study high pressure diffusion, liquid crystal solutions, membranes, and rigid solids. NMR is used in food science. NMR is used in pharmaceutical science to study the pharmaceutical and drug metabolism। आपकी जितनी भी ड्रग्स मेटाबॉलिज्म होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। NMR is used in the chemistry to determine the anisotrophic purity, elucidate the chemical structure of organic and inorganic compounds, and macromolecules ligand interactions। Applications of NMR in medicines। मेडिसिन्स में NMR का क्या यूजेस है। MRI is a specialist application of the multi-dimensional Fourier transformations NMR। MRI जो होती है जनरली वो टेक्निक जो होती है वो इसका एक स्पेशल एप्लीकेशन है NMR का, जिसमें आपका आता है एनाटॉमिकल लैगिंग्स इमेजिंग साइकोलॉजिकल फंक्शंस, फ्लो मेजरमेंट्स एंड एंजियोग्राफीज, टिश्यू परफ्यूजन स्टडीज़ एंड ट्यूमर्स। तो इन सब चीज़ों में जो होता है आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो यूज़ किया जाता है। वहाँ पे एक स्पेक्ट्रा डेवलप होता है जिसे हम NMR स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो ये जितनी भी आपकी टेक्निक्स हैं MRI की, उसमें आपके ये स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन हैं। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगी जिसके लिए हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, II स्पेक्ट्रोस्कोपी और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा उसकी स्टडी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल एक एग्जांपल को लेके स्टडी करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया MH। II स्पेक्ट्रम के आधार पर यदि हम इसकी बात करते हैं तो जो आपके प्राइमरी एमाइड्स होते हैं उसमें आपके जो अवशोषण बैंड होते हैं वो कौन कौन से मिलेंगे उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये जैसे एक फॉर एग्जांपल आपको बताया जा रहा है कि यदि आपको कोई भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिया जाता है, आपको उसको UV, II और NMR के द्वारा उसकी स्टडी करनी है, तो आपको किस तरीके से करनी है उसके बारे में पूरा क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन आपको एक बताया मैंने। फर्स्ट आता है आपका NH कंपाउंड। ठोस अवस्था में एमाइडों में असम्मित व सम्मित तनन कंपनों के परिणाम स्वरूप क्रमशः 3350 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 3180 सेंटीमीटर इनवर्स पर दो एब्जॉर्बिशन बैंड प्राप्त होते हैं। सेकंड आता है C डबल बॉन्ड O तनन कंपन यानी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑब्लिक एमाइड आई बैंड। ठोस अवस्थाओं में एमाइडों में C डबल बॉन्ड O तनन कंपनों के कारण तीव्र अवशोषण बैंड 1695 से 1630 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में मिलता है। यह बैंड एमाइड फर्स्ट बैंड भी कहलाता है। एमाइड की विलयन अवस्था में ये बैंड उच्च तरंग संख्या क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। इस कारण यह है कि तनुकरण करने पर COO समूह की NH2 समूह के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध की मात्रा घटती जाती है। थर्ड आपको मिलता है NH बंकन कंपन। आपने NH तनन कंपन पढ़ा, अब NH बंकन कंपन मिलता है, इसे हम एमाइड सेकेंड बैंड भी बोलते हैं। ठोस अवस्था में NH बंकन कंपनों के परिणाम स्वरूप अवशोषण जो बैंड होती है 1655 से 1620 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्राप्त होता है, इसे एमाइड सेकेंड बैंड भी कहते हैं। विलयन का तनुकरण करने पर यह अवशोषण बैंड क्रम तरंग संख्या की ओर विस्थापित हो जाती है। अन्य कंपन बैंड एमाइडों में उपयुक्त अवशोषण के अतिरिक्त CN तनन कंपन के कारण 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के निकट एक एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। NH के संतुलन कंपन के कारण एक चौड़ा बैंड 750 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में तथा NH समूह के वैगिंग वाइब्रेशन के कारण 800 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स में चौड़ा बैंड प्राप्त होता है। जैसे कि आपको इसके अंदर बिल्कुल फिगर से क्लियर है, आपको बेंजामाइड का हमने II स्पेक्ट्रम दिया है। तो इस प्रकार इसमें आपने देखा कि कुल मिला के आपको इसके अंदर 4 वाइब्रेशन बैंड मिली है। NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बैंड, C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बैंड, NH बेंडिंग वाइब्रेशन बैंड और CN बैंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बैंड। यदि हम UV स्पेक्ट्रा के आधार पर व्याख्या करते हैं तो एमाइड जो होते हैं क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह का ही डेरिवेटिव है, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह के स्थान पर एमिनो समूह होता है। एमिनो समूह में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण N2 सिग्मा स्टार संक्रमण होता है, और तथा C डबल बॉन्ड समूह पर स्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके कारण आपको जो 214 नैनोमीटर पर अब्जॉर्प्शन बैंड मिलती है। एसिड एमाइड में जो अब्जॉर्प्शन बैंड होती है वो 208 नैनोमीटर पर होती है।
PMR स्पेक्ट्रा के आधार पर हम इसकी व्याख्या करेंगे। अब आपने UV के आधार पर कर लिया, IR के आधार पर कर लिया। PMR मीन्स आपकी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। 14N नाभिक के चक्रण के लिए I की वैल्यू 1 होती है, तो इसके अनुसार इसमें आपके 3 शिखर मिलने चाहिए 2I+1 फॉर्मूले से, पर ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन परमाणु प्रोटॉन विनिमय के कारण अवशोषण शिखर जो होता है जटिल होता है। जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि जो प्रोपेनोमाइड होता है उसका NMR स्पेक्ट्रा जो है वो लगभग इस तरीके से है। NN डाइमिथाइल के NMR स्पेक्ट्रा में जो होता है मिथाइल प्रोटॉन 2 प्रकार के एब्जॉर्प्शन सिद्ध करते हैं, जो कि बताता है कि ताप बढ़ाने पर N मिथाइल प्रोटॉन चुंबकीय समतुल्य हो जाते हैं, परंतु 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको इसमें सिंगलेट प्राप्त होता है। कम ताप पर NN डाइमिथाइल एसिटेमाइड्स में आपका इस टाइप का रेजोनेंस मिलता है। CN में प्रतिबंधित घूर्णन के कारण दोनों में N मिथाइल समतुल्य नहीं रह पाते हैं, फलस्वरूप पत्थर पत्थर का आपको एब्जॉर्प्शन बैंड मिलती है, जबकि उच्च ताप पर संरचना नहीं मिलती जिसके घूर्णन प्रतिबंध नहीं होता है, और तथा दोनों मैथिल प्रोटॉन समतुल्य होते हैं, फलस्वरूप एक अवशोषण बैंड आपका प्राप्त होता है। तो ये हमने पूरा आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको बताया मैंने। आज आपका ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको PDF फाइल के रूप में आपको आपके ग्रुप्स पे शेयर कर दूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे बने हुए पे, ठीक है। अब उसके बाद में हम जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम सेकेंड यूनिट के बारे में स्टडीज़ करेंगे। ओके।